भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच एक अच्छी खबर यह आई कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है। वैसे तो आमतौर पर यह सिर्फ अर्थव्यवस्था और भारत के गौरव से जुड़ी एक खबर होती, लेकिन अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ भारत की तुलना कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे और भुज में बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के नाम एक सीधा संदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में पाकिस्तान के लोगों को समझाया है कि आज भारत कहां पहुंच गया और वो कहां रह गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की यात्रा एक साथ शुरू हुई थी। भारत से ही निकलकर पाकिस्तान बना था। धर्म के नाम पर एक अलग मुल्क बन गया। भारत के पास चुनौतियां पाकिस्तान से ज्यादा थी, ज्यादा बड़ी आबादी थी, संसाधन कम थे, लेकिन फिर भी आज आजादी के 78 सालों के बाद पाकिस्तान IMF की भीख पर जिंदा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी आवाम का पेट भरने के लिए चीन और बाकी मुस्लिम बिरादर मुल्कों के भरोसे रहना पड़ता है और हिंदुस्तान दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान ने यह कारनामा कैसे अचीव किया और अब भारत के आगे कौन सी चुनौतियां हैं। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के नाम दिया गया यह संदेश देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम भी हिंदुस्तान के वजीर आजम, जैसा वो कहते हैं, इस मैसेज को ना सिर्फ सुने बल्कि जरा तो समझे। मैं कच्छ की धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या यह रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद और जिहाद को चुनकर कुछ नहीं पाया, बल्कि वो और ज्यादा पीछे होते रह गए। भले ही उन्हें यह लगता हो कि ये जिहाद और आतंकवाद उनके अस्तित्व के लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पाकिस्तान 45वें नंबर पर है। ग्लोबल GDP में भारत की हिस्सेदारी 3.54% है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 0.34%। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 57.41 लाख करोड़ रुपए का और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 1.31 लाख करोड़ रुपए का। भारत का 2024 का GST कलेक्शन 21.3, लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए, तो पाकिस्तान का सालाना बजट का 4 गुना है। हमारा सिर्फ GST कलेक्शन उनके पूरे बजट का 4 गुना है। भारत और पाकिस्तान की तो आर्थिक फ्रंट पर कोई तुलना ही नहीं हो सकती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को सीधे कहा, आतंकवाद छोड़ो, अपनी तरक्की पर ध्यान दो, अपनी गरीबी, अपनी भूखमरी से लड़ो, हमसे नहीं, क्योंकि वैसे भी आतंकियों को हीरो बनाकर कुछ नहीं मिलता। मोदी ने आज पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया कि सुख चैन की जिंदगी जियो, चुपचाप रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं,
ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आज ब्लैक एंड व्हाइट में शुरुआती हम गौरव की बात से कर रहे हैं। ये गौरव है देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ। भारत अब दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा एक आम भारतीय के लिए? ये कितनी बड़ी खबर है, उसकी आर्थिक सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इंटरनेशनली भारत की आर्थिक स्थिति इससे कितनी बेहतर होगी? क्या इससे भारत में और निवेश बढ़ेगा, रोजगार, नौकरियों के और मौके मिलेंगे? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको अपने इस विश्लेषण में देने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि इसे बहुत ध्यान से आप ये पूरा हमारा विश्लेषण देखिएगा। भारत अब दुनिया की फोर्थ नंबर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। भारत की इकोनॉमी 4187 अरब डॉलर की है, जबकि जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा सा पीछे रही है, 4186 अरब डॉलर की है। भारत से ऊपर अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जर्मनी, 3 देश बचे। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 30,507 अरब डॉलर है, चीन की 19,231 अरब डॉलर है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है जिसकी अर्थव्यवस्था 4,740 अरब डॉलर की है। सबसे अहम बात यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो 2 से ढाई साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। ये सारा अनुमान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF लगा रहा है। हम उसी के हवाले से बता रहे हैं। यह अनुमान है कि अगले 2 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था कम से कम 6 डिग्री की ग्रोथ से बढ़ेगी, और अगर ऐसा हुआ 6% से बढ़ेगी, 6% की ग्रोथ से अगर ऐसा हुआ तो 2028 तक भारत का GDP 5,584 अरब डॉलर का हो जाएगा, और हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी पीछे हो जाएगी। अगर 2028 तक जर्मनी के GDP को लेकर अनुमान करें तो वो पहुंचते हैं 5,251 अरब डॉलर का। हम ग्रोथ रेट के हिसाब से बात कर रहे हैं। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के पैमाने पर हमारा ऊपर होना हमें जर्मनी के ऊपर फायदा देता है, और मुमकिन है कि हम 28 तक तीसरे नंबर पर पहुंच जाएं। इसीलिए यह भी तय है कि सिर्फ अगले 2.5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बस इस तरह से हमें अपने ग्रोथ रेट को बरकरार रखना है। अपने भी आपने सुना होगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि विदेशी हमलावरों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को खूब लूटा और एक गरीब देश की स्थिति बना दी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, हकीकत है। आज जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो ये जानना भी जरूरी है कि सैकड़ों वर्षों तक हिंदुस्तान ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। चीन, अमेरिका भारत से बहुत पीछे थे। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन हकीकत है। नीदरलैंड्स के एक प्रोफेसर और अर्थशास्त्री हैं एंगस मैडिसन, उनके अनुसार, ये उनके हवाले से हम बता रहे हैं आपको, ये नीदरलैंड्स के एक प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन, जिनके अनुसार वर्ष 1000 में भारत का जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था के 29% थी, 29%। इसके 500 वर्षों के बाद यानी कि 1500 ईस्वी में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था की 24% हो गई। 1700 ईस्वी में दुनिया की अर्थव्यवस्था की 24% थी, यानी भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था को राह दिखा रहा था। भारत की इसी समृद्धि की वजह से तो अंग्रेज भारत आए, भारत पर कब्जा किया, भारत के संसाधनों को लूटा, भारत से कच्चा माल ले जाकर अंग्रेजों ने पक्का माल बनाया और पूरी दुनिया में बेचा और खुद मालामाल हो गए, भारत को गरीब करते चले गए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों को धीरे धीरे दूर करते हुए भारत विकास के रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ता रहा।
और यही वजह है कि भारत को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में 63 साल लग गए। 1947 में 2000 से 2010 तक, 1947 से 2010 में जाकर हम $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, जबकि 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 7 साल लगे। 2 से 3 ट्रिलियन होने में सिर्फ 3 साल का वक्त लगा। 2020 में भारत 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गया था। इसके बाद कोविड आ गया, जिसकी वजह से रफ्तार थोड़ी कम हुई, लेकिन 2025 तक आते आते यानी अगले 5 साल में भारत 3 से अब 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया है। अब देखिए, अब इंतजार है कि 4 से हम सीधा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कब होते हैं। India is at a turning point. It's at a takeoff stage. And this is at the cusp of a change in our growth trajectory. And given that we have solved a lot of issues regarding basic services, access to basic services, and having reduced extreme poverty to less than 5% almost, I think the country is at a takeoff stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. So this was the context. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20, 25 years, that we can grow rapidly, the Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision document at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China, and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. एक बहस ये भी होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो अपनी गति से बढ़ रही है, सरकार किसी की भी होती तब भी इकोनॉमी की बढ़ने की रफ्तार यही होती। ये बात सही है कि भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया को भारत में मौके दिखते हैं और भारत में निवेश भी करना चाहते हैं लोग, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है राजनीतिक स्थिरता। अगर देश राजनीतिक तौर पर स्थिर नहीं है तो फिर अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसका सबसे सटीक उदाहरण चीन और भारत की आर्थिक तुलना करके आपको मिल सकता है। आप इस ग्राफ को देख रहे होंगे, इसमें 1950 से लेकर करीब करीब 1990 तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था एक ही गति से चल रही। 1981 में दोनों बराबर की अर्थव्यवस्था थे। चीन का जीडीपी था 195 लाख करोड़ रुपए का और भारत का जीडीपी 193 लाख करोड़ रुपए का। लेकिन 1990 के बाद चीन की इकोनॉमी अचानक से बहुत तेजी से आगे बढ़ी और एकदम बढ़ती चली गई, जबकि भारत की रफ्तार साल 2000 के बाद बढ़ी। और जरा 1990 से 2000 तक के इस पीरियड को याद कीजिए, ये वही जोड़ तोड़ की सरकारों वाला समय था। गठबंधन की सरकारें, एक एक वोट पट्टी की सरकारें, गिरती हुई सरकारें, किसी तरह से फिर नए कॉम्बिनेशन में बनती हुई सरकारें। ये दौर 1989 से शुरू हुआ था। हालांकि 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोले, लेकिन 1996 के बाद से फिर लगातार जोड़ तोड़ की सरकारें बनने लगी। स्टेबिलिटी नहीं थी, स्थिरता नहीं थी। ये स्टेबिलिटी, ये स्थिरता 1999 से 2000 के बाद धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई और उसी दौर में आर्थिक रफ्तार बढ़ी है। इसीलिए आर्थिक प्रगति के लिए राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है।